नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले चंदन मित्रा जी एक बड़े स्तंभ थे इंडियन मीडिया के, उनका देहांत हो गया और उनको हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं। आज ओवरव्यू में हम लोग 3 विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहला, विधायक जी को कपड़े पहनाने की जिम्मेदारी किसकी। दूसरा, क्या केशव प्रसाद मौर्य होंगे अगले मुख्यमंत्री। तीसरा, नसरुद्दीन शाह, मुनव्वर राना के बोल कब सही कब गलत। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर लें, विधायक जी को कपड़े पहनाने की जिम्मेदारी किसकी। मैं एक बात उससे पहले और कह दूं, आप लोगों से फिर आग्रह है कि चैनल को आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। थोड़ा इसको अपने दोस्त मित्रों से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें और साथ में आर्थिक सहयोग भी करें। मैंने देखा है कि जब मैं आप लोगों से आर्थिक सहयोग के लिए कहता हूं तो आप लोग कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले बिहार विधानसभा के विधायक जी गोपाल मंडल जी, जो जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं, वो पटना से दिल्ली तेजस एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे A1 कोच में। अब उसी कोच में उन्हीं के पास प्रहलाद पासवान जी भी अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं। ऐसा ये सब पेपर की रिपोर्ट है कि जो ये हमारे विधायक जी थे गोपाल मंडल जी, वो फोटो भी है, ये चड्ढी और बनियाइन में, और वो जांघिया या नेकर नहीं था। चड्ढी मतलब चड्ढी, जो लंगोट टाइप चड्ढी होती है, क्योंकि उनके बनियाइन ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। उन्होंने ट्रेन चलते ही अपने कपड़े उतारे और उसमें वो चहलकदमी करना शुरू कर दिए। इस चीज़ पे भाई प्रहलाद पासवान, चूँकि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि मेरे साथ महिलाएं हैं और आप इस तरह से कैसे घूम घाम रहे हैं। अब बिहार में ट्रेन चल रही है और बिहार के विधायक जी हैं और सरकार उन्हीं की पार्टी है, तो ये कैसे हिम्मत किसी की हो सकती है कि उनको कोई टोके। उनको बुरा लगा, उन्होंने उसमें उनके साथ अपशब्दों का भी प्रयोग किया, गर्मा गर्मी हुई। लोगों ने आके, जो ट्रेन स्टाफ था, बीच बचाव किया और प्रहलाद पासवान को उस कोच से दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, किसी को भी बुरा लगेगा कि भाई ये कौन सी हरकत है। अब प्रहलाद पासवान से रानी गया, उन्होंने रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया और DDU स्टेशन, अब DDU मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, उस स्टेशन का पुराना नाम मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर केवल वो नाम लूँगा तो शायद उसमें वो अपराध है। मुगलसराय स्टेशन का नाम अब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे RPFI, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है, वो आई और फिर उसने इन लोगों से बातचीत की। मामला कोई ऐसा बहुत सुलटा नहीं, लेकिन खैर ये यहाँ से इन लोग चल दिए। उसके बाद प्रहलाद पासवान ने शायद FIR नहीं किया। अब वो जानते थे उनको रहना बिहार में है, ये विधायक हैं, सरकार JDU की है, तो उन्होंने FIR नहीं की। लेकिन ये वाइडली सर्कुलेटेड हुआ है, सारी उसमें इनकी फ़ोटो के साथ हुआ है। और केवल यही नहीं है, इन्होंने अपने खुद इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है हमारे मंडल जी ने। मैं एक मिनट का वो लगा दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि वो चड्डी बनियान में घूम रहे थे, और कारण उन्होंने बताया है क्योंकि उनका पेट खराब था, इसलिए वो चड्डी बनियान में घूमने लगे। देखिए, बात ये था, हमारा 60 साल उम्र हो रहा है और हम अपने डेरे में थे, डेरे में 2-4 बार लेट्रिन किए, फिर वेटिंग रूम स्टेशन पर वो लेट्रिन किए, लेट्रिन लगा हुआ था, हम चढ़ गए। तो यहाँ आते चढ़ते लेट्रिन लग गया, हम कुर्ता पैजामा खोले, सब कुछ खोल के और गमछी धहना पर लेके वो पहन नहीं सके, लगा लेट्रिन हो जाएगा, गिर जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। हम तेज़ी से निकल रहे थे, बगल वाले लोगों ने बोला कहाँ जा रहे हैं आप, हम लेट्रिन जा रहे हैं। इस बेस पर हम नहीं जा सकते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि आप वैसे नहीं, कपड़ा पहनिए, कपड़ा पहने में लेट्रिन हो जाएगा हमको, इसलिए हमको जाने दीजिए। हम जो पहने हुए थे बड़ा हुआ। तो भाई हम सब लोग भी घर में रहते हैं, एक वातावरण में रहते हैं, पेट हमारे भी कई बार ख़राब हुए हैं। छोटे बच्चे जो हमारे यहाँ होते हैं 4-6 महीने वाले, उनको भी नंगा नहीं रखा जाता है। जब पेट खराब होता है तो उनको एक और नैपी और पहना दिया जाता है कि भाई कहीं। तो ये भाई साहब तो अपना इन्होंने पेट खराब होने पे अपने कपड़े ही उतार दिए। चलिए भाई, मैं आगे बढ़ूँ, मैं 2 चीज़ें कर दूँ, क्योंकि मैंने अभी तक चड्डी बनियाइन, विधायक का चड्डी बनियाइन गैंग, अब वो
चड्डी बनियान पुरुष नहीं सुना था, मैंने जो सुना था वो चड्डी बनियान गैंग था। वो मैं एक लगा दे रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। चड्डी बनियान गैंग होता है, वो क्या करता है चड्डी बनियान गैंग, वो कुछ लोगों के यहाँ जाता आता है, सामान वामान उठा लेता है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा एक सीरियस नोट पे क्वेश्चन है, इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें मीडिया में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, एक आध में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं गए हैं, कपड़े पूरे पहने हुए हैं, चड्डी में नहीं गए हैं, कपड़े पूरे पहने हुए हैं, अगर अपनी यूनिफॉर्म में स्कूल में नहीं गए हैं तो डांट फटकार और वो पनिशमेंट तो छोड़िए, उनको फिजिकली उनकी पिटाई हुई है। अब ये तो दो स्टेटमेंट थे जिसका इस से कुछ लेना देना नहीं है, इस इंसिडेंट से। अब सबसे पहली बात यह है कि इसमें पुलिस ने क्या किया, क्योंकि अगर पब्लिक प्लेस में कोई इस तरह से ऑब्सीन ढंग से अपने को कंडक्ट करता है, इस तरह से घूमता घामता है, तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस के संज्ञान में आ गया तो ये होगा कि नहीं होगा, तो पुलिस ने इसमें क्या एक्शन लिया, वो भी एक समझने वाली चीज़ है। दूसरा, सरकार ने जो बिहार सरकार है उसने क्या किया, क्योंकि जो एमएलए साहब हैं इसके कंडक्ट की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। अगर आपको किसी चुने हुए प्रतिनिधि को चुनना है तो आपको उसके बाद अगर गिरफ्तार करना है तो उसके बाद स्पीकर को भी इन्फॉर्म करना होता है, उतना प्रोटेक्शन है। तो स्पीकर साहब ने इनसे कुछ कहा कि भैया जरा मतलब कपड़े वपड़े पहन के जाया करो यार, तहमद अहमद लुंगी फुंगी लपेट लो, ये चड्डी में घूमने की कौन सी ज़रूरत थी। तीसरे मेरे हिसाब से जो वो है वो न्यायपालिका कई चीज़ों में सुओ मोटो लेती है, लेकिन क्या विधायक के इस तरह के कंडक्ट के मामले में कोई कॉन्ग्रेचुलेंस लेगी, उनके ऊपर कुछ कहेगी कि भैया देयर इज अ कोड, आपको ये कपड़ा पहनना। और मैं न्यायपालिका की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं कई जगह जानता हूँ जहाँ न्यायपालिका ने जो प्रशासन से अगर कोई अधिकारी आ गया है, डीएम एसडीएम साहब, बिना काला अरे वो बंद कोट पहने, उसमें शायद उनको है कि गर्मी में भी आओ तो कोट पहन के आओ, अगर वो कोट बंद गले का नहीं पहन के आया तो उसमें उन्होंने उसके मतलब वो ले लिया, उसकी डांट फटकार लगाई है, कंटेम्प्ट जैसे उसको ट्रीट किया है। तो यहाँ जो विधायक जी नंगे चड्डी बनियान में घूम रहे हैं उसका भी तो कुछ संज्ञान ले लीजिए। और तीसरी बात, और जो ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है, पार्टी ने क्या किया। जनता दल यू में नीतीश जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के लीडर हैं, उनके पार्टी का एक विधायक चड्डी बनियान में घूमता है, उन्होंने क्या किया। उनकी पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन जी हैं, ये दोनों लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। इन लोगों ने क्या उनको कोई नोटिस इशू किया, क्या उनको कोई एक शो कॉज नोटिस इशू किया कि आप पब्लिक उसमें इस तरह का कर रहे हैं, क्योंकि वो केवल विधायक भी नहीं है, वो जनता दल यू के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। क्या कोई पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। तो ये तो बात हो गई हमारे चड्डी बनियान वाले विधायक जी की। अब दूसरा प्रश्न है केशव मौर्य जी का। केशव मौर्य जी 2017 में अध्यक्ष थे भाजपा के, और उन्होंने एक बड़ी जीत दिलवाई थी। 312 विधायक भाजपा के जीते थे और शायद 12 या 13 विधायक सहयोगी दल के थे, करीब 325 सीट 403 में, बहुत बड़ी जीत थी। और उस समय ऐसा लगा था कि शायद केशव प्रसाद मौर्य ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो नेता लीड करता है उसी को बनाया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गए। अब चूंकि केशव प्रसाद मौर्य को ये करना था कि भाई आपके साथ कोई जाति नहीं हो, तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और चूंकि राजपूत चीफ मिनिस्टर बन रहा था तो उसको बैलेंस करने के लिए एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी भी बना दिए गए। लेकिन आज पौने 5 साल हो गए हैं, कोई टीम आज तक मुझे नहीं लगता है कि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य की कोई टीम बन पाई है। जैसे बीजेपी में एक सेंटर में टीम है ना, मोदी शाह की स्ट्रांग टीम, ममता बनर्जी मुकुल रॉय की एक ज़माने में हुआ करती थी, नीतीश कुमार और आरसीपीएन सिंह की एक टीम है जनता दल में, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की एक टीम है। अगर आप देखिए तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत में मतलब देखो हैंड इन हैंड। लेकिन यहाँ पे सरकार, संगठन, पार्टी चलाने में मैंने कभी भी केशव प्रसाद मौर्य का कोई रोल नहीं देखा। भाई रोज दर्जन भर ऐड निकलते हैं, कितनी होर्डिंग निकलती हैं। आपने कहीं देखा केशव प्रसाद मौर्य को भी स्पेस दिया जा रहा हो कि भाई ये भी है साथ, इन्होंने मेहनत की थी, वो स्पेस कहीं दिया गया? क्योंकि एक चीज़ और कह दें, हैं तो चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिनेश शर्मा भी,
लेकिन चाहे संगठन पे पकड़ की बात हो, चाहे वोट दिलाने की बात हो, मेरे ख्याल में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी में इस वाले मामले में कंपेयर करना ठीक नहीं है। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत चीज़ों में क्रिटिक हूँ, लेकिन इस मामले में हूँ कि उनके पास वोट दिलाने की ताकत, संगठन की ताकत उनमें ज़्यादा है। एक काम और हुआ था जो आज तक वो भूल नहीं पाए हैं। जब 2017 में सरकार बनी तो वो जो पंचम तल बोला जाता है, सो कॉल्ड द पावर सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें मुख्यमंत्री बैठता है, उस पर उन्होंने भी एक अपनी शायद नेम प्लेट जो शशांक शेखर सिंह का कमरा था मायावती के ज़माने में, उसमें लगा ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसको जब मुख्यमंत्री को बताया गया तो वो वहाँ से प्लेट हटा, मतलब पाँचवें तल पे उनको बैठने का मन था, लेकिन वो वहाँ बैठने नहीं दिए गए थे। हाल के दिनों में भी ये एक चीज़ ये देखी गई है कि केशव प्रसाद मौर्य का जैसे उनकी डिग्री को लेके कुछ ना कुछ एफआईआर होने की बात हो रही है, फिर उनके पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ हैं, ये सब चीज़ें लीक हैं और पेपर उसको छाप भी रहा है। उत्तर प्रदेश का पेपर मीडिया कितना कंट्रोल में है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार के जो मीडिया सलाहकार और जो मीडिया देख रहे हैं, अगर वो चाहते तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट कोई भी खबर छप सकती थी, लेकिन उनकी खबरें चलती हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को एक कहीं ना कहीं मलाल है, और ठीक मलाल है कि उनको वो स्थान नहीं मिला जो उनको लगता है कि जो उनको मिलना चाहिए था। क्योंकि उससे ज़्यादा तो कुछ अधिकारी लोग हैं, आप कई अधिकारियों को गर्दन निकाल के, एक लंबे वाले साहब हैं जिनकी फ़ोटो वो उससे निकाले जाते हैं, लेकिन 1-2 साल में अपना कुछ मामला ठीक करके वो सबसे खास के अधिकारी हो जाते हैं। आपने कुछ अधिकारियों की फ़ोटो देखी होगी जो केवल उन्हीं अधिकारी की फ़ोटो छपती है। आपने केशव मौर्य की कितनी फ़ोटो देखी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेंटर ने भी, और ये जो भी केंद्र बीजेपी का नेतृत्व है उसने क्यों किया मुझे नहीं मालूम है। अगर आपको ये लग रहा था किसी स्टेज पे कि योगी जी वो स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सेंटर में मंत्री बना के बुला लिए होते। भाई उनके भी वो रह जाती बात, और वो अपना परफॉर्मेंस भी करते। जैसे उनको यहाँ लगता है कि वो योगी जी की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगहें थी। अगर योगी जी भी उनको एडजस्ट करना चाहते तो कहीं ना कहीं इस तरह का काम दे। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन नाम के, मान लीजिए कुंभ के जो पोस्टर बॉय होते, और ये होता कि नहीं, कुंभ की पूरी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य जी की, तो कहीं लगता ना कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कुछ ऐसा किया है। या राम जन्मभूमि का जो सब हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी। अब एक जो दिक्कत है वो हाल के दिनों में और खास करके भाजपा के नेतृत्व में है कि, और वो मोदी जी ने दिक्कत डाली है कि अगर फोटो छप रही है तो उस फ्रेम में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो जो ऊपर से नेता शुरू होता है वो उस फ्रेम में दूसरे को नहीं रखने देता है। तो मोदी जी किसी को नहीं रखने देते हैं, योगी जी भी किसी को नहीं रहने देते हैं। अब जरा चुनाव की जल्दी से इसमें बात कर लें, क्योंकि ये जो सरकार बनी उसमें एक बड़ा योगदान ओबीसी ने बिल्कुल झूम के, जिसको कहते हैं, बीजेपी को वोट दिया था। अब वो साथ रखने की बात है, वो साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि राजपूत योगी जी मुख्य उस पे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों को अच्छे पद और उस जगह उनके तरजीह दी गई है, लेकिन ओबीसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए ये सब चीज़ें सांकेतिक होती हैं और बीजेपी कोई गलती से नहीं कर रही है। राम जन्मभूमि का जो भी आंदोलन था, वो जो भी चला, उसके उत्तर प्रदेश से जो मुख्य कलाकार थे, जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रखते हैं, वो कल्याण सिंह थे, विनय कटियार थे, उमा भारती थी। आपने क्या इन तीनों को किसी भी उसमें, जब वो ट्रस्ट बना, आपने इनको कहीं इंक्लूड किया? आपने किसी बैकवर्ड को इंक्लूड किया? आपने एक दलित जो मंडल जी थे उनको आपने डाल दिया, आपने एक वो बनिया को डाल दिया, आपने 11-12-13 ब्राह्मणों को डाल दिया, आपने ओबीसी को भी उसमें नहीं इन्वॉल्व किया है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी को ये लगता है कि ये केवल अपर कास्ट की ही बात है। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी तो कम हो रही है, सरकारी नौकरी जब कम हो रही है, सरकार कुछ भी कहती रहे तो आरक्षण भी, भाई आरक्षण तो नौकरी में ही मिलेगा ना, जब पद ही कम है तो कौन सा आरक्षण। और 2022 में अगर योगी जी को सीएम फेस लेके आप चलते हैं तो एक बहुत बड़ा दुविधा यह है कि क्या ओबीसी बीजेपी को वोट करेंगे, या अखिलेश यादव के ऊपर जो भी आरोप लगता हो, भाई यही है कि वो यादववादी हैं लेकिन हैं तो ओबीसी। तो क्या ओबीसी किसी ओबीसी
चेहरे को ज़्यादा तवज्जो देगा बनिस्बत किसी अपर कास्ट को, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो भी हो रहा है, अभी मौर्य जी ने कल परसों पहले भी बयान दिया था, कल परसों उन्होंने फिर अपना और साफ साफ उन्होंने बातचीत में कहा, उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन के बाद ये विधायक लोग और ये वो चुनेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। उन्होंने प्रश्न लगाया हुआ है योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पे सेकंड, अगर 2022 बीजेपी जीतती, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जीतती तो ये विधायक तय करेंगे। और ये जब वो कह रहे हैं तो ये 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी नेतृत्व का उनके पीठ पे हाथ है। आपको याद दिला दूं, अगर आपको याद हो, नीतीश कुमार के अगेंस्ट ही एक तरह से चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया था। चिराग पासवान लगातार नीतीश को के अगेंस्ट अपने कैंडिडेट भी खड़े किए, उनको बोलते भी रहे, और उसकी वजह से नीतीश की सीटें जेडीयू की कम हुई थी। तो नीतीश जब बाहर निकले तो नीतीश वीकर जेडीयू के नेता थे। तो यहाँ पे भी क्या वही टैक्टिक्स तो नहीं करने जा रही है कि ये जो योगी जी का जो प्रभामंडल है उसको इस तरह से केशव मौर्य को लगा दो और थोड़ा उस प्रभामंडल को, और आप सब लोग समझते हैं कि योगी जी के, क्योंकि योगी जी को कुछ लोग नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। एक ही व्यक्ति है जिसको भाता नहीं है कि वो भाई उसको, क्योंकि उनको लगता है कि वही अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। तो योगी जी के वो उस ग्रोथ से उनको दिक्कत होती है। अब थोड़ी बात कर लें जो नसरुद्दीन शाह और मुनव्वर राना जी के बयान आए हैं। नसरुद्दीन शाह साहब का एक बयान है, छोटा सा है, देख लेता हूँ, अगर लग जाएगा तो आप भी देख लीजिए, कि उन्होंने बहुत सख्ती से उन मुसलमानों जो हिंदुस्तान में रहते हैं और अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वो एक तरह का जश्न मना रहे हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने उनको बहुत कस के वार्निंग दी है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जो वहशियों, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, वहशियों की वापसी पर जो इंडियन मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं वो खतरनाक है। उन्होंने दूसरा भी ये कहा है, उन्होंने ये प्रश्न एक किया है कि भाई जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको एक रिफॉर्मिस्ट मॉडर्न उसकी समाज की ज़रूरत है। और उन्होंने उसमें कहा, हालांकि उसमें बहुत डिबेट चल रही है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को सोचना चाहिए, कुछ मुसलमान, अब उस पर डिबेट चल रही कि सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए। जो एक उन्होंने सबसे अच्छी बात कही जो मुझे अच्छी लगी, उन्होंने गालिब का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह मियाँ से रिश्ता, मतलब गालिब ने कहा था कि अल्लाह मियाँ से रिश्ता मेरा बहुत बेतकल्लुफ़ी का है। और उन्होंने कहा उसी तरह की कुछ मैं भी फ़िलासफ़ी वो करता हूँ और ईमानदारी ये है, मैं भी रीत रवाज सब करता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर से मेरा डायरेक्ट जो है रिश्ता, वो जो भी है मैं डायरेक्ट मानता हूँ। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है, मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात और कही नसरुद्दीन शाह ने कि सियासी मजहब की ज़रूरत नहीं है, ये जो पॉलिटिकल रिलीजन होता है जिससे पॉलिटिक्स होती है उसकी इस देश में ज़रूरत नहीं है। अब इस समय सब लोग बोल रहे हैं क्या बढ़िया आदमी है, क्या बयान किया। ये हमारे जो हिंदू कट्टरवादी संगठन है उनको ये बयान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यही लोग थे जब 2018 दिसंबर में नसरुद्दीन शाह का एक बयान आ गया था। उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों के लिए लेके मुझे चिंता होती है, क्योंकि कल के दिन अगर भीड़ उनको घेरती है और पूछती है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने जब उनकी अपब्रिंगिंग की है, उनको बड़ा किया, तो मैंने उनको धर्म की बात ही नहीं बताई है। और उसको लेके बहुत बवाल हुआ था। उन्होंने एक चीज़ और कहा था उस समय, और उन्होंने उसका एक रेफरेंस पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि आज के भारत में गाय की मौत जो है वो किसी एक पुलिस अफसर की शहादत जो अपनी ड्यूटी पे मरता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। वो एक रेफरेंस पॉइंट था। और उस समय ये जितने हिंदू इस तरह के संगठन थे उन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया था कि इनको देश छोड़ देना चाहिए इत्यादि इत्यादि।
दूसरे एक हमारे, ये सब क्रिएटिव लोग हैं, देखिए ये सब कलाकार लोग हैं। और दुनिया में एक चीज़ हरदम देखी गई है, जब भी कोई चेंज हुआ है, कोई बड़ा बदलाव हुआ है, तो उसमें ये जो कलाकार हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, इनका एक अहम किरदार रहा है। एक हमारे मुनव्वर राना हैं, लखनऊ के हैं, बड़े शायर हैं, माँ करके इन्होंने बड़ी वो लिखी है, नज़्म जिसको कहते हैं, हम काफ़ी लोगों ने उसको सुनी होगी। उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने क्या बयान दिया वो आप खुद भी सुन लीजिए, लेकिन जो मैं समझा हूँ वो समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई वाल्मीकि आज देवताओं की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने रामायण लिख दी, लेकिन उन्होंने कहा रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि डाकू थे। ये उनका स्टेटमेंट था। और इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या किसी का भी चरित्र बदल सकता है। जो कहना, जो मेरी समझ है, वो कहना चाह रहे थे अगर एक डाकू एक इतना बड़ा भगवान का वो लिख सकता है जिससे वो खुद देवता की श्रेणी में हो जाए, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान आज टेररिस्ट है, और पर उसका चरित्र बदल सकता है। इन सब को लेके गुना में एक बीजेपी, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी जो उनकी एससी सेल है, शेड्यूल कास्ट सेल है, उसके मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी साहब सुनील मालवीय जी ने एक एफआईआर कर दी। अब वो एफआईआर कर दी, उनकी वही सरकार भी भाजपा की है। अब उस एफआईआर के लिए हमारे मुनव्वर राना जी लखनऊ हाई कोर्ट में गए कि भाई स्टे ऑन अरेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं आके ये मुझे अरेस्ट नहीं कर। वो लखनऊ हाई कोर्ट, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने उसको खारिज कर दिया। और खारिज करने के साथ साथ एक चीज़ जो उन्होंने लिखी, मुझे लगता है कि कोर्ट को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि आपका जो काम है वो नहीं करते हैं आप, तो मिलॉर्ड आपका जो काम है क्या आप वो करते हैं? तो मेरे ख्याल में किसी क्रिएटिव आदमी को, किसी आर्टिस्ट आदमी को, उसकी बात हो सकता है कहीं हम लोगों को ना हो, हम लोग उससे एकमत ना हो, उनकी बात से हम इत्तेफाक ना रखें, लेकिन क्रिएटिव आदमी को बहुत बांधने की और ये सब कहने की आपका जो काम है काम, मतलब से मतलब रखो। तो आप भी तो मतलब से मतलब क्यों नहीं रखते हैं? आप जब सड़क पे निकलते हैं तो आप क्यों उतनी देर के लिए रुकवाना चाहते हैं ट्रैफिक? खैर, और कोर्ट ने ये भी कहा कि आप जाइए और एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करिए। यहाँ से उन्होंने उनकी स्टे ऑन अरेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये सारी बातें जो हैं, ये मैं अपने चश्मे से ना देखी जाएं, देश के लार्जर उसमें देखी जाएं। तालिबान के आने से बहुत सी चीज़ें इस समय हो रही हैं, बहुत से लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी तरह से देख रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन तालिबान अफ़गानिस्तान का है, लेकिन केवल ये नहीं कि अफ़गानिस्तान की समस्या है, वो जो भी तालिबान की सरकार आएगी, तालिबान की नहीं कोई भी सरकार आएगी, उससे हिंदुस्तान पे भी फ़र्क पड़ेगा ही। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।